तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे सही होंगे। आप लोग का स्वागत है आरकेएस विद्यापीठ में। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है। उसमें आपको एक हेडिंग सबसे ज़्यादा तंग करता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है ये समझ में नहीं आता है कि कैसे कि कोई भी इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही आपका जो दिक्कत है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, जो कोई भी रिएक्शन होगा उसका जो इक्वेशन राइट किया जाएगा, इक्वेशन राइट करके उसको कैसे बैलेंस करना है, यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड में एक लॉ है, वो सबसे ज़्यादा महत्व देता है कि कैसे हम लोग बैलेंस्ड किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, और ये बैलेंस है कि नहीं है इसको बताने के लिए भी हम लोग उसी लॉ का यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और तब उसके बाद से हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला चीज़ है लॉ ऑफ conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, तो इसमें ये कहता है, इसका रूल ये है कि इसमें मास ना ही क्रिएट होते हैं, इसमें मास ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। इसमें मास ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। एज एग्जाम्पल अगर कह लें कि मान लीजिए कि अगर हम यहां ले रहे हैं कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों का रिएक्ट हो रहा है, ये जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो दो सब्सटेंस हमने लिए, एक कार्बन और सेकेंड हमने जो लिया सब्सटेंस वो हमारा ऑक्सीजन है, और जब दोनों ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद से ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि इसमें ना ही मास एक्स्ट्रा क्रिएट होता है और ना ही इसमें से मास डिस्ट्रॉयड होता है। तो क्रिएट होने का मतलब क्या है और डिस्ट्रॉयड होने का मतलब क्या है, यानी कि यहां पे जो हमारा कार्बन है, जो कार्बन का यहां मास होगा वही कार्बन का मास यहां होना चाहिए। तब इसका मतलब यह साबित होगा कि इसमें मास कहीं अलग से क्रिएट नहीं हो रहा है। अब जो यहां कार्बन है, अगर वही सेम कार्बन इधर मिल रहा है, इसका मतलब ना ही मास क्रिएट हुआ है और ना ही मास उसमें से डिस्ट्रॉयड हुआ है, यानी कि घटा है। ठीक है, तो सेम अगर दोनों साइड में है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। अगर सेम मास दोनों साइड में नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वही यहां पे कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन का जब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना होता है। उस इक्वेशन को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कोई रिएक्शन नहीं कराते हैं, ऐसे ही करा देते हैं, तो वो कभी प्रॉपर हमारा सही प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, वो प्रॉपर कभी सही प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए उसको बैलेंस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम उसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद से जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो वो हमारा प्रॉपर जो हमको बनाना होगा वही बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमको इसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के साथ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझना है और बनाना सीखना है कि कैसे भी हम लोग किसी इक्वेशन को बना सकते हैं और उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहले तो इसका मास मैं बता दूं, एज एग्जाम्पल के मीडियम से मैं इसको समझा दे रहा हूं कि आपको पता भी होगा कि जो कार्बन है, कार्बन का मास क्या होता है। तो एक कार्बन का मास हमारा होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का मास हमारा है 12, और ऑक्सीजन कितने एटम है? ऑक्सीजन की 2 एटम है, और एक एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16। तो 2 एटॉमिक मास हो, मतलब यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो जब 2 ऑक्सीजन होंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 16 2 जा 32 हो जाएगा। 16 2 जा 32। तो इधर हमारा जो ये कार्बन है, कार्बन सिंगल एटम के साथ है तो सिंगल एटम के लिए 12, और प्लस ऑक्सीजन डबल एटम है तो डबल के लिए 32 ग्राम। तो ये 32 ग्राम हो गया और ये 12 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्या जो सेम डिजिट इधर हमको मिले, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 44,
और 44 ग्राम टोटल कैलकुलेशन इसका आ रहा है। टोटल मास हमारा कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। अब देखते हैं क्या इधर भी 44 ही आ रहा है। अगर 44 आ रहा होगा तो यहां पे हम देख लेंगे कि यहां पे ना मास क्रिएट हुआ है और ना ही मास इसमें से डिस्ट्रॉयड हुआ है, यानी कि बाहर, मतलब कि ना ही मास घटा है और ना ही मास बढ़ा है। ठीक है, तो यही देखना है हमको। यहां कार्बन हमारा है तो एक कार्बन का अभी हमने बताया कितना है, यहां पे एक कार्बन का एटम है और एक कार्बन का एटम है तो उसके लिए कितना? 12। ठीक है, यानी कि ये 12 है। और प्लस में क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16। अगर दो एटम है तो कितने हो जाएंगे? 16 चूजा 32। तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 32 और 12, 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो इधर भी देख रहे हैं हमारा कितना आ रहा है? इधर भी हमारा 44 ग्राम ही है और इधर भी हमारा 44 ग्राम ही है। जब दोनों साइड 44 ग्राम है तो इसका मतलब ये कि इसमें ना ही मास क्रिएट हुआ है और ना ही मास डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो इसमें मास ना ही क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो ठीक है, यहां पे आपको क्लियर हो चुका है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है और इसको कैसे आप समझोगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ना ही इसमें मास एक्स्ट्रा क्रिएट होता है और ना ही इसमें से मास डिस्ट्रॉयड होता है। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और हम इसमें जब दोनों के मास निकाल रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के, तो इसका टोटल एटम के हिसाब से जो एटॉमिक मास आ रहा है वो 12 आ रहा है और इस O2 का एटॉमिक मास जो आ रहा है वो 32 आ रहा है। जब दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा आ रहा है 44। और इधर भी हमने देखा तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन के दो एटम है, दो एटम के लिए हमारा आएगा 32 और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 44 आ जाएगा। अब जब 44 इधर भी है और 44 इधर भी है तो आप बताओ क्या इसमें कहीं से एक्स्ट्रा मास क्रिएट हो रहा है? तो आपका आंसर है नहीं। तो यस, इधर कहीं एक्स्ट्रा मास क्रिएट नहीं हो रहा है। क्या इसमें से मास कहीं डिस्ट्रॉयड हो रहा है, बाहर घट रहा है? तो नहीं, ये भी आपका आंसर सही है, यानी कि इसमें मास कहीं डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो चुका होगा और यही हमारा फर्स्ट स्टेप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। यानी कि हम लोग बैलेंस जब करते हैं तो इन चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही सारी चीजें हैं, इन्हीं के कारण हमको उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अगर यहां पे हम एक अनबैलेंस इक्वेशन देखें, जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस में O2 और ये हमारा बना रहा है H2O। अब देखिए ये बैलेंस इक्वेशन है या अनबैलेंस इक्वेशन है, तो इसको एक बार आप नॉर्मल चेक कर लो बस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहां पे हम लोग H हाइड्रोजन कितना है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हमारे पास है 2 और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम है 2, हाइड्रोजन के एटम भी 2, ऑक्सीजन के एटम भी 2। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में हमारे एटम कितने हैं। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2, लेकिन ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1। तो यहां पे घट गया ना, कि यानी कि इधर 1 है और इधर 2 है, तो ये बैलेंस है। अगर ये भी 2 हो जाता तब ये बैलेंस इक्वेशन होता। अगर इसी को हम बैलेंस करके लिख दें 2H2 और प्लस में O2 और 2H2O, अब ये हम बैलेंस इक्वेशन लिख दिए। अब बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो इसका जो मास होगा, यानी कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट का जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इक्वेशन बैलेंस होगा तो ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनके टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो उनकी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ इक्वेशन प्रोडक्ट, ये कभी बैलेंस नहीं होंगे। तो इन बातों को ध्यान में हम लोग रखते हैं और तब स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे ना तो उसका इफेक्ट हमारा
पड़ जाता है केमिकल रिएक्शन पे। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस का रिएक्शन कराते हैं तो उस टाइम वो क्या हो जाता है, जो हमको चाहिए प्रॉपर वे में हमको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको प्योर वाटर चाहिए, तो प्योर वाटर का जो हमारा रेशियो होता है वो रेशियो नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अनबाइलेंस है तो इसका प्योर रेशियो हमको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हम जब बैलेंस करते हैं तो जब दोनों साइड में या इजिली बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा जो प्रॉपर एक रेशियो है प्योर वाटर का वो भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हमको प्योर कार्बन डाइऑक्साइड का एक रेशियो जो था वो रेशियो हमको यहाँ पे मिल गया। ये रेशियो जो होता है इसका, अगर प्योर कार्बन होगा तो उसका रेशियो होता है 3:8 का रेशियो होता है। तो 3:8 का रेशियो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो यही देख लो। यहाँ पे हमारा है कार्बन है 12 और इज टू कर ले 32, 4 3 जा हो जाएगा 32 और 4 8 जा 32, सॉरी 4 3 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 8 जा 32, यानी कि 3:8 का रेशियो आ रहा है ना। तो 3:8 का रेशियो अगर आता है तो वो हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। और उसमें हम देखेंगे अगर 3:8 का रेशियो आ रहा है तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वो क्या होगा? प्योर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी है, अगर ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है तो केमिकल रिएक्शन जो हम कराएंगे तो उसमें हमको प्योर वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्योर वाटर मिलेगा। अगर इसको बैलेंस नहीं कराते तो हमारा ये प्योर, ऐसे तो लिखा हमने है कि प्योर है, बट अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे O2 भी होना चाहिए ना। अगर O2 होता तो ये बैलेंस नहीं होता, और बैलेंस हो जाता बट ये गलत हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस करके इसीलिए लिखते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस मिले, जो नया प्रोडक्ट मिले, वो हमेशा प्योर और प्रॉपर वे में मिले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे केमिस्ट्री में क्यों इतना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यानी कि बैलेंसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है बैलेंस करने का, तो ये आपका रहा। आज आपने इसके बारे में जान लिया। अब जस्ट हम लोग देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका स्टेप फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इसका स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला चीज जो इसमें कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि राइट a chemical equation, write around each formula, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि हमको एक केमिकल इक्वेशन राइट करना है और ड्रॉइंग द बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला, और हमको क्या करना है उस फार्मूला के अराउंड में एक बॉक्स क्रिएट करना है, ठीक है। और ये सारे इक्वेशन में जो भी हमारे कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस जो भी रहेंगे उन सारे सब्सटेंस एंड कंपाउंड के बाहर हम एक क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि Fe और प्लस में H2O हमने एक इक्वेशन लिया, ठीक है, और Fe का रिएक्शन हमने कराया H2O के साथ। तो जब ये H2O के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाया Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या लिए हम लोग, Fe हमने आयरन लिया और वहां पे हमने लिया वाटर। जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो बना रहा है Fe3 और O4 बना रहा था और प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है इसमें कि इक्वेशन तो हमने राइट कर लिया। सेकंड टॉपिक इसमें ये है कि हमको हर एक इक्वेशन के बाहर एक बॉक्स बनाना है। तो हम लोग बॉक्स भी बना लेते हैं, ये भी काम पूरा कर लो फटाक से। देखिए इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं बॉक्स बनाने में, ठीक है। तो ये हमारा रहा, बॉक्स भी बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये हमारा आएगा कि
do not change anything inside the box while balancing। कहा जा रहा है कि हम लोग जब इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते समय हम बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, अब इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप सेकंड, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या है, तो स्टेप सेकंड में हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कि यहां पे जो भी हमारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं या जो भी कंपाउंड्स हमारे दिए गए हैं उन कंपाउंड्स को सिंगल एलिमेंट्स, जो ये एलिमेंट्स दिए गए हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग सिंगल करके अलग अलग राइट करेंगे, और जब उसको डिफरेंट राइट कर लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि किस एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट हमने लिया है वो एलिमेंट कितने एटम में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2, तो वैसे ही इसमें हम लोग राइट करेंगे इस एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना एटम है यहां पे, ठीक है। तो एटम राइट करेंगे, एक हमारा कॉलम बनेगा, हमारा किसका बनेगा, एक प्रिंसिपल का कॉलम बनेगा जिसमें हम लोग ये एलिमेंट्स को रखेंगे, और एक कॉलम हमारा बनता है रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, एंड दूसरा लास्ट कॉलम बनेगा हमारा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 3 कॉलम हम लोग क्रिएट करते हैं, और 3 कॉलम में काम क्या होता है इनका, एक हमारा होता है प्रिंसिपल और एक होता है हमारा नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इन रिएक्टेंट, और लास्ट होता है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक। अब हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे हमारा आ जाएगा FeH और O, यही 3 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, ठीक है। राइट कर लेते हैं किसके कितने एटम है, Fe के कितने एटम है, तो रिएक्टेंट में Fe के 1 एटम है, तो 1 एटम हमने ले लिया। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम, 2, तो हमने 2 ले लिया। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, तो 1 लिखा हमने। फिर हम देखेंगे अब नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में क्या है, तो प्रोडक्ट में देख रहे हैं Fe कितना है, तो 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गए, बस यही हमारा सेकंड स्टेप रहा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में कहता है कि थर्ड स्टेप में हम लोग स्टेप थर्ड में हम लोग सबसे ज्यादा जो नंबर पाया है, यानी कि जिसके नंबर ऑफ एटम, जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं हम लोग सबसे पहले उसको बैलेंस करते हैं। जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे सबसे पहले हम लोग उसी को बैलेंस करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसके हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा ऑक्सीजन के एटम है, एटम के नंबर है, मतलब कि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किस एलिमेंट का है, तो ऑक्सीजन का, यानी कि यहां पे 4 है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं 1 है, 2 है, 1 है, तो ये ज्यादा नहीं है, इससे बड़ा तो 3 है, ठीक है। तो 3 है और 3 से भी बड़ा हम देख रहे हैं 4 है, तो सबसे जो बड़ा है वो हमारा है 4, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब किसको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को किस में देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, इधर हमारा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट में हमारा नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, किसका ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा होता है उसको हम लोग एक कोएफिशिएंट यानी कि इम्प्रॉपर कोएफिशिएंट डिजिट लगा के एक नंबर देके उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको देंगे कि कैसे ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा था कि इसमें हम एक उचित गुणांक ये लगा सकते हैं कि अगर ये 4 है तो यहां पे भी रिएक्टेंट में भी इसको 4 करने के लिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये एकदम सही है कि आपने जैसे ही 4 से 1 में मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा हो गया 4 1 जा 4, यानी कि इधर भी हमारा 4 और इधर भी 4, यानी कि हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या हो चुके, बराबर हो चुके। तो यही हम करेंगे स्टेप थर्ड में कि अभी हमने जो यहां पे
मल्टीप्लाई कराया है यही हम लोग इस इक्वेशन में कराएंगे, ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि बॉक्स के अंदर डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करते समय हम कभी भी बॉक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन को राइट करते हैं। Fe प्लस में H2O एरो Fe3O4 एंड प्लस H2। अब बैलेंस किसको करना है हमें, पहले बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बैलेंस इसमें किसको करेंगे हम लोग, तो बैलेंस करना है हमको इधर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कितने नंबर ऑफ एटम देने हैं, यानी कि यहां पे हमको 4 नंबर देने हैं इसको। अब 4 यहां दे देंगे तो इसका कोई मीन्स नहीं है, ये किसी में भी कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहां पे हम 4 देते हैं तो ये दोनों में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन में भी और ऑक्सीजन में भी। और यहां पे जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। जब यहां पे नंबर ऑफ एटम एक भी नहीं लिखा है तो वहां पे जब एक ऑक्सीजन केवल लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखा है, तो वो नंबर ऑफ एटम 1 है, यानी कि ऑक्सीजन के कितने एटम है तो 1, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा 4 लगाना है ना, यहां पे हम 4 लगा देंगे। कोई दिक्कत, हमेशा आपको आगे लगाना है, न कि नीचे। नीचे नहीं लगाया जाता, हमेशा फ्रंट पे आगे लगाया जाता है, ठीक है। और कहीं चेंजेस नहीं होते, यहां लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये खाली वैसे ही चला जाएगा, ठीक है, आपके लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने 4 लगाया। अब देखिए यहां पे हमने 4 लगाया, ये हमारा स्टेप हो गया 3rd। अब स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 हमारा है कि अब इसकी वजह से जो डिस्टरबेंस हुए हैं, यानी कि जैसे स्टेप 3rd में हमने किया, स्टेप 3rd की वजह से जो स्टेप मतलब इक्वेशन में जो डिस्टरबेंस हुआ है हम उसको बैलेंस करेंगे। तो यहां पे जैसे ही हमने 4 लगाया तो इसमें कौन डिस्टर्ब हुआ है, आप देखोगे तो यहां पे जैसे ही हमने 4 लगाया तो यहां पे इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, बट यहां हाइड्रोजन क्या हो गया, बदल गया। हाइड्रोजन में भी जैसे अगर इसमें एक एटम है ऑक्सीजन के, तो यहां पे हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। बट यही मल्टीप्लिकेशन हमारा हाइड्रोजन के साथ भी तो होगा। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, और 2 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पे जब ये 8 हुआ है तो हम इसको भी 8 कर देते हैं, तो वही आप इसको 8 करोगे, और 8 करने के लिए आपके दिमाग में आएगा कि यहां भी हम 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो इसकी वजह से यानी कि स्टेप 3rd में जो इक्वेशन को बैलेंस करते समय जो डिस्टरबेंस हुआ है हम उसको पहले सही करेंगे। तो इसको जब हमने सही किया तो हमारे दिमाग में आया कि हम क्या करें, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहां पे हमारा 8 हो रहा था 4 से मल्टीप्लाई कराने के बाद से, तो हम इसका रिएक्टेंट में 8 हो गया, तो हम क्यों ना प्रोडक्ट में भी 8 कर दे। तो प्रोडक्ट में 8 करने के लिए हमने क्या किया, 2 में मल्टीप्लाई करा दिया 4 का, कितना हो गया टोटल 8। तो वही यहां पे हम चेंज करेंगे, यहां भी हाइड्रोजन में हम कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से। तो यहां भी हम लगा देंगे 4, 4 2 जा 8, यानी कि हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब इधर देखते हैं अब क्या डिस्टरबेंस है। तो नेक्स्ट डिस्टरबेंस इसमें यह है कि यहां पे जो Fe है, Fe, ये Fe इधर कितना है, 3 है, और इधर Fe कितना है, 1 है। तो इधर आपका 3 है और इधर 3 करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जल्दी बोलिए, कमेंट करके बताइए जल्दी क्या आ रहा है दिमाग में। आप जो बोलोगे कमेंट में वही लिखा जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, आप हमेशा 100% सही बोलोगे। अब तो बोलिए, जल्दी बोलिए क्या होगा, जल्दी कमेंट में, ठीक है। आपका आंसर है 3, यही तो बोलना चाह रहे हो आप लोग। 3 से जब हम 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आ गया 3, यानी कि यहां भी मल्टीप्लिकेशन कितने नंबर से करना है, 3 से। किस डिजिट से, 3 से, ठीक है। तो यहां हमने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमारा ये जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में यही इक्वेशन को हम लोग बस राइट कर देंगे। अभी मैंने जो यहां लिख के दिखाया ये हमारा स्टेप 4 में होना चाहिए, ठीक है। स्टेप 3rd में बस यही सारी चीजें जो अभी हमने 4 लिखा है बस वही रहेगा। चलिए स्टेप 4 में हम लोग इसको राइट कर लेते हैं। Fe प्लस में H2O एरो Fe3O4 प्लस में H2, ठीक है। और दूसरा काम हमारा है बॉक्स बनाना, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है।
और इसको यहाँ ना लिख के, क्योंकि हमारा ये स्टेप थर्ड है और स्टेप थर्ड में ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बाकी सब सही है। स्टेप 4 में ये हमारा 4 रहेगा ही रहेगा, स्टेप थर्ड में, ठीक है। स्टेप 4 में भी 4 हमारा आ जाएगा और यहाँ पे 3 इसमें आ जाएगा। ये हमारा रहा स्टेप 4। और स्टेप 5 में हमारा मिलेगा कि ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। स्टेप 4 में ही हमारा ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब इसमें कोई इधर से उधर टच नहीं करना है। ये हमारा देखिए इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अगर चेकअप के लिए आप देखेंगे तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो इसको बैलेंस करेंगे, देखते हैं Fe के कितने एटम हैं। तो 3 1 जा 3, यानी कि इधर Fe के 3 एटम है। ये हमारा रिएक्टेंट है और हम इधर राइट करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इधर हमारा Fe है 3 और हाइड्रोजन है 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितना है तो 4 1 जा 4, और इधर हमारा Fe कितना है तो 3 और ऑक्सीजन कितना है 4, इधर हाइड्रोजन कितना है तो 3 2 जा 4 होगा ना, यहाँ पे 4 हमने राइट किया है, सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4 2 जा 8। अब क्या क्रॉस करते हैं, देखते हैं क्रॉस करेंगे। अगर जो बैलेंस होगा उसको क्रॉस कर देंगे, जो बैलेंस नहीं होगा उसको क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए Fe3, Fe इधर भी 3 एटम है और इधर भी Fe के 3 एटम है, यानी कि ये क्रॉस बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से हाइड्रोजन 8 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये 8 है और इधर भी हाइड्रोजन के 8 एटम, ये भी क्रॉस। इधर ऑक्सीजन के 4 एटम, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम, दोनों बैलेंस क्रॉस, यानी कि प्रॉपर वे में ये हमारा इक्वेशन क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका। अब आप इस स्टेप का कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में इसका आप यूज करोगे प्रॉपर एकदम सही रिजल्ट देगा, हमेशा ये सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इस स्टेप का आप यूज कहीं भी कर सकते हो। एक स्टेप मैं बता दूं, स्टेप 5 में, स्टेप 5 में क्या होता है ना, स्टेप 5 में हमको इसमें एक चीज और होता है कि हम लोग कौन सा जो सब्सटेंस ले रहे हैं, क्या वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है, लिक्विड, गैस या एक्वस, या एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, अगर सॉलिड होगा तो स्मॉल s, अगर लिक्विड होगा तो स्मॉल l, अगर गैस होगा तो g, अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसको AQ लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल a और स्मॉल q, तो एक्वस लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है, अगर कोई हमारा सब्सटेंस सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, या कोई हमने सब्सटेंस लिया वो सॉलिड है, तो अगर वो सॉलिड होगा तो हम लोग उसको S लिख के दिखाएंगे, अगर वो लिक्विड होगा तो L लिख के दिखाएंगे, अगर वो गैस होगा तो उसको G लिख के दिखाएंगे। जैसे चलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग राइट करते हैं और उसमें बताते हैं। Fe प्लस H2O और एरो, यहां पे हो जाएगा Fe3O4 और यहां हो जाएगा हमारा H2, ठीक है। तो यहां पे जो हम Fe ले रहे हैं, Fe ये यहां पे हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, तो यहां पे हम इसको ले रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, यानी कि Fe क्या है, एक आयरन है, आयरन मेटल है, ठीक है, जो हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। यहां पे H2O को हम लोग गैस के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हाइड्रेट भी इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रेट भी कहते हैं, और ये हमारा गैस फॉर्म में भी होता है और वाटर फॉर्म में भी हम लोग यूज करते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, बट यहां पे हम इसको गैस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। और ये Fe3O4 जो हमको मिल रहा है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में मिला है, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट में हमारा Fe3O4
NH4 मिल रहा है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, और जो हाइड्रोजन मिल रहा है ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स को मतलब कि इसके स्टेट को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन सिंबल्स का। अगर वो सॉलिड फॉर्म है तो S, अगर लिक्विड फॉर्म है तो L, अगर गैस फॉर्म में है तो G, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको AQ लिखते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक चीजें क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी, और यहां तक अगर आपको प्रॉपर वे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो भी इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते होंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते होंगे। ठीक है, पागल हो जाते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा कि हर एक वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। तो ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।